जय हिंद साथियों। तो वेलकम टू आवर चैनल कैवलियर इंडिया। सो इस सीरीज की आज लास्ट क्लास होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जिसमें आप सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने 2 से 3 लेक्चर मैंने आपको पोस्ट कर दिए, धीरे धीरे आपने शायद पढ़ लिए होंगे। तो आज ये चौथी क्लास हो रही है, जिसमें आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्लांक क्वांटम थ्योरी। अब प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है उसके बारे में देखिए, थोड़ा सी इंट्रो लिखा हुआ है। क्या इंट्रो लिखा हुआ है वो देखिएगा कि when a black body is heated, it emits thermal radiation of a different wavelength or a frequency. To explain this theory, Maxwell put forward a theory known as Planck quantum theory, and their main postulate is given on a next slide. This is the main points, और इन्हीं points पे एक क्वेश्चन आएगा। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि कोई भी सब्सटेंस अगर एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है और रेडिएट कर रहा है तो वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होगी, और वो किस फॉर्म में होगी? स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स के रूप में होगी। लिखा है अ सब्सटेंस रेडिएट और ऑब्जर्व एनर्जीज आर डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स, और उन्हीं स्मॉल पैकेट्स और बंडल को क्या बोलते हैं? क्वांटम। The smallest packets of energy is known as quantum, or in the case of sunlight it is also known as photons. सनलाइट के केस में फोटॉन्स कहेंगे, बाकी सबके केस में क्वांटम कहेंगे। और इन्हीं क्वांटम की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसी की नेक्स्ट स्लाइड, द एनर्जी ऑफ द क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the frequency of the radiation is directly proportional to nu और इक्वल टू एच न्यू। और एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। क्या है बेटा? प्लांक कांस्टेंट, and their value is 6.626 into 10 की पावर माइनस 27। तो ये हमारा प्लांक क्वांटम थ्योरी के पॉइंट्स है। दो और है। दो और क्या पॉइंट है कि जो एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड होगी। क्वांटाइज्ड मीन 1 2 3 4 एक होल मल्टीपल होगा। हाफ क्वांटा, हाफ फोटोन, 3/2 क्वांटा, 3/2 फोटोन। इट नॉट पॉसिबल। आधा पैकेट आधा बंडल ये नहीं कहेंगे। कहेंगे तो एक पैकेट एक बंडल, एक पैकेट एक बंडल, ये बोला जाएगा। तो उसका नेक्स्ट स्लाइड पे दिया गया होगा। The body can radiate observe in the whole number of the multiple of the quanta 1 h nu, 2 h nu, 3 h nu, dash dash n h nu. Where is a half h nu, 3/2 h nu is not possible. The greater the frequency, greater the energy and lesser the wavelength. मतलब क्या हुआ कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिस भी रेडिएशन की, उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जो किसने बात बताई? प्लांक ने बताई। क्लियर? तो ये पहली थ्योरी आपको आ गएगी बढ़िया से। दूसरी पॉइंट, ये क्वेश्चन दिया गया है बट इसकी ऑप्शन थोड़े गलत है। इसके ऑप्शन क्या होंगे बेटा? गलत होंगे, तो ये नहीं देखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल नॉट डिटेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड? कह रहा है इनमें से कौन सा पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड में डिटेक्ट नहीं होगा? क्या नहीं होगा बेटा? डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक, क्या नहीं होगा बेटा? डिटेक्ट नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सी आगे पीछे हो गया है। ये वही मैं बस ढूंढ रहा था। ठीक, आगे पीछे हो गया पर इसको हम लोग आगे पीछे कर लेंगे। अभी क्या है? आगे बढ़ना। ये था क्वेश्चन, इसमें हम लोग लिखेंगे। देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें क्या दिया गया आपको? वेवलेंथ दिया है, मतलब लैम्डा की वैल्यू दी गई है
5000 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले बेटा इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो 5000 इंटू 10⁻−10, जो कि मिलके हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर। निकालना क्या है बेटा आपको? फ्रीक्वेंसी। तो बेटा न्यू बराबर होता है c/λ, तो लैम्डा बराबर क्या होगा? c/न्यू। न्यू करना ही नहीं था भाई हमको, तो वही निकालना है। थ्री इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻7, ये ऊपर जाएगा 10⁻15 हो जाएगा। तो लैम्डा न्यू बराबर क्या आ जाएगा? 0.6 × 10⁻15। तो न्यू बराबर क्या आ जाएगा? 6 × 10⁻14। दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया कि आपको अगर फ्रीक्वेंसी दी होगी तो लैम्डा निकाल लेंगे, और लैम्डा दिया होगा तो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिटेक्टेड? तो न्यूट्रॉन नॉट डिटेक्टेड होगा बिकॉज ऑफ न्यूट्रल नेचर। ये एक आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी? मैंने अभी पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको कि लेफ्ट टू राइट जाने पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? सी है नहीं, गामा है नहीं, एक्स रे। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। सी गाड़ी XUV इन माई रेंज, तो उसकी वजह से एक्स पहले आता है, क्योंकि इसके पहले के दोनों वाले नहीं है। ये आपके सिलेबस का नहीं है, एनडीए में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आ सकता है, इसकी इक्वेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन when a suitable frequency of light radiation incident on a मेटल सरफेस, किसी भी मेटल सरफेस पर अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है तो उस मेटल से क्या निकलने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इसी फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट। दीज ejected electrons are called photoelectrons. It is important to note that emission of photoelectron and the kinetic energy of the ejected electron is depend upon the frequency of light radiation। मतलब कि जो चीज़ इंसिडेंट कर रहे हैं उस पर ही डिपेंड करेगी कि वो निकलेंगे और कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। कि ये फिनोमेना है कि इंसिडेंट लाइट ये हम लोग ने डाला इस मेटल सरफेस पे, और मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो वो निकलता है उसके बाद काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसकी एनर्जी का यूज़ करके एक इक्वेशन दी है जो कि आइंस्टीन ने दी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। द इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड ओनली इफ अ रेडिएशन स्ट्राइक अ सरफेस ऑफ अ मेटल सरफेस एट लीस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे होगी अगर फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट लाइट हम डाल रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। ये बनेगा Ehν बराबर Hν0 प्लस हाफ LV स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट है, ये जरूर याद कर लीजिएगा, थोड़ा सी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सारे के सारे मेटल यूवी लाइट में क्या देंगे? अल्ट्रावायलेट लाइट में देंगे। क्या लिखा? नियरली ऑल मेटल इमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन एक्सपोज टू यूवी लाइट बाय अल्कलाई मेटल लाइक लिथियम, सोडियम, रोबेडियम। ठीक, याद रखिएगा। इसमें से एक इक्वेशन आती है, उसको हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। बस ये याद रखिएगा कि डी ब्रॉगली ने कहा था क्या डुअल नेचर ऑफ मैटर कि कोई भी माइक्रो पार्टिकल होता है वो डुअल नेचर का होता है। पहला कि वो भी वेव नेचर का हो सकता है और पार्टिकल नेचर का भी हो सकता है। तो जो वेव नेचर होगा उसके पास मास होगा, जो पार्टिकल नेचर होगा, और जो वेव नेचर होगा उसके पास वेवलेंथ होगी, जो पार्टिकल नेचर होगा उस पर मास होगा। तो उसमें रिलेशन दिया था डी ब्रॉगली ने। It is stated that matter can act as a wave much like light and radiation, where is also behave like a wave particle.
and according to de Broglie the wavelength of the particle and the mass moving with the velocity is given by this। तो ये याद करना है क्योंकि कम ही कम आता है, ये भी आप थोड़ा बहुत 1 2 3 स्टेप याद करिएगा बस, ये नहीं याद करना है आपको, ये भी नहीं करना है, ये सब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इंडिया के हिसाब से नहीं है। हाँ, इसकी भी क्वेश्चन आ सकती है। क्या लिखा है? हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी मूविंग बॉडी है और वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है और उसकी मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, तो कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एंड करेक्टली द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी। कह रहा है कि किसी भी मूविंग बॉडी का मोमेंटम, उसकी पोजीशन एग्जैक्ट क्या करना, डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। ठीक, करेक्टली की बात कर रहा हूँ, डिटरमाइन कर लो हमारा एग्जैक्ट नहीं आएगा। Hinsberg uncertainty principle states that it is possible to measure or calculate exact both the position and the momentum of a moving object and also velocity and position। क्योंकि जैसे ही आप वेलोसिटी मेजर करेंगे पोजीशन में चेंजेस हो जाएगा, पोजीशन मेजर करेंगे वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, तो ये याद रखिए। शेप आता है, शेप में आपको बस याद करना है क्या पॉइंट, एस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, ऑल डायरेक्शन में होगा क्योंकि नॉन डायरेक्शनल होता है, एक ही एम की वैल्यू होती है। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों डायरेक्शनल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। डी में 5 होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये होता है 5। और एफ में को ड्रॉ नहीं कर सकते। थैंक यू। तो ये हमारा पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ है बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये आपको पूरा कंप्लीट करना है आराम से। अब मैं 2-4 बातें आपको इसमें बताता हूँ, तब आप बताइएगा। अब तो होगा साइड में, अरे हैंग कर जा रहा है बार बार। अब जरा 1-2 पॉइंट्स और भी आप लोग पढ़ लीजिए। कहाँ गया? रदरफोर्ड मॉडल, जिसको हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट, या कहते हैं अल्फा पार्टिकल एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें न्यूक्लियस की खोज हुई थी, जिसमें हम लोग थिन फॉयल ऑफ क्या लिखते हैं, गोल्ड, ये डिटेक्टर लगा हुआ है और ये अल्फा पार्टिकल सोर्स है। ये यहाँ से भेजे जा रहे हैं, इससे टकरा के कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं मैक्सिमम टाइम, और ये निकलता है। तो उसका मेन पॉइंट आता है क्या, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस एटम से बाहर निकल जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे थे जो कुछ स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए थे, और कोई 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल था वो जो एग्जैक्ट टकरा कर वापस आया 180 डिग्री पे। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट जो कि यहाँ है, कहा 90% क्या हो रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, कुछ बहुत ही स्मॉल एंगल्स पे पास हो रहे हैं,
और कोई एक 2000 में से एक ऐसा पार्टिकल है 20,000 में से जो टकरा कर एक 90 डिग्री पे पास हो रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि लगभग लगभग 90% जो हमारा एटम है वो क्या है, एम्प्टी है। दूसरा पार्ट की एक बहुत स्मॉल पोर्शन है जो कि कैसा है, सॉलिड है, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि अल्फा में भी पॉजिटिव आता है क्योंकि रिपेल कर रहा है। फिर क्या कह रहा है हमारा, ठीक, फिर क्या कह रहा है, पढ़िए। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिंग थ्रू इट, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास हो गए अनडिफ्लेक्टली। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर स्पेस, तो न्यूक्लियस के अंदर एटम के अंदर स्पेस बहुत ही खाली है। A few positive charge a few positive alpha particle were deflected very small angle, जिसकी क्या है कि रिपल्सिव फोर्स, एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि कोई एक चार्ज पार्टिकल जो भी है वो कहाँ है, बहुत ही स्मॉल पोर्शन पे है, कहाँ, एटम के अंदर, जिसको न्यूक्लियस नाम दिया गया। फिर और उसका वॉल्यूम क्या है, बहुत ही छोटा है, क्योंकि 20,000 में से कोई एक पार्टिकल 180 पे लौट के आ रहा है। तो ये 3 पार्टिकल का जो भी ऑब्जर्वेशन, तो उनसे ये 3 कंक्लूजन निकले, इसको रदरफोर्ड ने बताया। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की कोई बात नहीं की थी, इसीलिए ये थोड़ा भी गलत प्रूफ हो गया। सबसे इफेक्टिव मॉडल किसने दिया है, बोर्स ने। बोर क्या कहते हैं कि एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, पहला पॉइंट। और उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स रहती है, जिसे लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी लेवल और एनर्जी लेवल। इसका पहला नाम KLMN, दूसरा 1 2 3 4। ईच ऑर्बिटल और शेल हैज अ फिक्स एनर्जी अबाउट द सर्कुलर ऑर्बिटल नोन एज ऑर्बिटल शेल। The energy level is represented as the integer number 1 2 3 4 is known as quantum number. The electron in an atom moving from the lower energy, कह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी में जाएगा तो वो क्या करेगा भैया, वो करेगा, वो क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। क्या करेगा भैया, एनर्जी को गेन करेगा। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जाएगा तो वो लॉस करेगा। वही इन्होंने बात करी कि द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी, इट गेन एनर्जी, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रोज फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, इट लॉस द एनर्जी। और यही लास्ट पॉइंट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि वही फाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम, मतलब MVR, इनका एंगुलर मोमेंटम MVR किसके बराबर होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। वही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे, ना बहुत सारे होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन उन्हीं में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होगा। ये एनर्जीज निकालने का फॉर्मूला है, और ज़्यादा कुछ पॉइंट इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको बस इतना ही याद करना है इस चैप्टर में, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 3 नहीं थे, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रफली पढ़ा दिया। बट यही सब आएगा, वहाँ ऊपर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है केमिकल स्पीसीज वगैरह वगैरह से। वैसे ये सब क्वेश्चन मैंने पिछले ये पूछा जाता है, ये पूछ लिया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आती है जो इम्पोर्टेंट नहीं था वो मैंने नहीं पढ़ाया जाता आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी ये चैप्टर आपका एंड हो चुका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, कुछ अच्छे चैप्टर्स के साथ। जैसे एसिड बेस बहुत अच्छा स्कोपिंग चैप्टर है आपका, मेटल्स बहुत स्कोपिंग है, मिसलेनियस टॉपिक्स भी आपने पढ़े नहीं होंगे कहीं भी सब्जेक्ट में, तो वो सब टॉपिक पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा आज कैजुअल क्लास थी कि आपका सिलेबस में ये टॉपिक है वो जो कि बहुत ही ज़्यादा लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मगर देख लेना भी है कि क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, मतलब मेरे हिसाब से लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी आपको पढ़ना है। ओके।
थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।